हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डिड द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, जो आपने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। ओके, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। तो हमारा मेन टॉपिक ही था डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर क्यों डिक्लाइन किया। तो पहला पॉइंट है द मुगल एम्पायर बिगेन टू डिसइंटीग्रेट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707। रीजंस ऑफ डिक्लाइन, मतलब 1707 में औरंगजेब का डेथ हो गया। औरंगजेब कौन थे? लास्ट सिग्निफिकेंट मुगल रूलर जिसका हम जानते हैं। तो उनका डेथ हो गया 1707 में। ओके, सो उन्होंने 50 ईयर्स तक रूल किया था मुगल एम्पायर को। इतने बड़े एम्पायर को उन्होंने 50 ईयर्स तक रूल किया था। ठीक है, तो पहले पॉइंट है औरंगजेब पॉलिसीज। औरंगजेब वॉज अ मिलिट्री जीनियस बट नॉट एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक मिलिट्री जीनियस थे, उन्होंने बहुत सारे बैटल्स किए, बैटल जीते, एक्सपैंड किया एम्पायर को, लेकिन ही वॉज नॉट एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज अच्छे नहीं थे। He reversed the policies of religious tolerance followed by his ancestors. उनके ancestors ने जो religious tolerance का policies लिया था उनको उन्होंने reverse कर दिया. He was a rigid Muslim actually. Okay, so he fought many battles to expand his empire. This emptied the state treasury. Okay, उन्होंने बहुत सारे बैटल किए, जो मैंने बोला कि ही वॉज अ मिलिट्री जीनियस, लेकिन ये जो बैटल किया इसके कारण जो ट्रेजरी था, स्टेट ट्रेजरी था, वो एम्प्टी हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो एम्प्टी हो जाने के कारण वो सोल्जर्स को पे नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए सोल्जर्स भी डिमोरलाइज, डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए। ओके, तो ये था औरंगजेब का रीज़न। अब जो है ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है ये औरंगजेब के बाद के औरंगजेब के सक्सेसर्स के कारण है। ओके, तो पहला टॉपिक था कि वीक सक्सेसर्स, वॉर ऑफ सक्सेशन एंड कोर्ट पॉलिटिक्स। तो पहले हम स्टेप में पढ़ेंगे। तो पहला था वीक सक्सेसर्स। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, a war of succession among his three sons, as there was no clear law of succession. औरंगजेब के बाद उनके जो 3 सन्स थे, बहादुर शाह, मोहम्मद आजम और कामबख्श, ये तीनों लड़ने झगड़ने लग गए। तो ये तीनों लड़ने झगड़ने लग गए तो औरंगजेब तो कोई पॉलिसी था ही नहीं कि सक्सेसर कौन होगा औरंगजेब का। औरंगजेब ने खुद भी अपने फादर शाहजहां को बंदी बना के ही राजा बना। तो इसके लिए उनके भी 3 बेटे अपने ही अंदर लड़ने झगड़ने लग गए। तो बहादुर शाह वो जब 65 ईयर्स का था तब उन्होंने ये बैटल, मतलब कि ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म किया और वो राजा बने। तो ही वॉज द किंग एट द एज ऑफ 65 ईयर्स, तो वो वर्चुअली इनफेक्टिव ही थे। Okay, Aurangzeb's successors were largely incompetent, lazy, and squandered away all the wealth gathered by their ancestors. Okay, Aurangzeb's successors तो largely incompetent थे ही, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी चला नहीं सकते थे, उनका मिलिट्री माइंड भी नहीं था, तो वो लेजी थे। सिंपल वर्ड्स, दे वर लेजी। तो उनके लग्जरियस लाइफस्टाइल के कारण उन्होंने अपने एंसेस्टर्स, मतलब कि उनके एंसेस्टर्स ने जितना भी वेल्थ, स्टेट वेल्थ कमाया था, उन्होंने वो सब स्क्वांडर्ड कर दिया, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया अपने लेजी लाइफस्टाइल के लिए। Okay, Aurangzeb's successors, being ineffective, were largely controlled by the court nobles. The Sayyid brothers were two of the most powerful nobles in the court. They were also called the kingmakers. औरंगजेब सक्सेसर्स बीइंग इनफेक्टिव, वो इनफेक्टिव थे, वो कोई काम के ही नहीं थे, और दे वर लार्जली कंट्रोल्ड बाय कोर्ट नोबल। ये कोर्ट नोबल्स कौन थे? राजा के साथ कोर्ट में जो लोग रहते थे उनको कहते कोर्ट नोबल्स। दे वर नोबल पीपल। ओके, तो उन्होंने कंट्रोल कर रखा था इस मुगल रूलर को। औरंगजेब के बाद हर कोई मुगल रूलर वाज कंट्रोल्ड बाय द कोर्ट नोबल्स। ओके, उन्होंने उनका सपोर्ट विन किया ताकि वो राजा बन सके। ओके, तो मोस्ट पावरफुल था इनमें से सैयद ब्रदर्स, और इसीलिए उनको किंग मेकर्स भी कहा जाता है। मतलब कि वो इतना ही कंट्रोल करने लग गए, इतना उनकी बात मानने लगे कि उनको ही किंग मेकर बताया गया। ओके, लेट्स प्रोसीड। ओके, इधर जो है ये आफ्टर औरंगजेब के बाद जो कोई भी आया है रूलर मुगल एम्पायर का, इसका मैंने एक लिस्ट दे दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो
मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ, इसमें बताने की कुछ नहीं है ही नहीं। ओके, मिलिट्री वीकनेस। जो अकबर का जो दो सिस्टम था, जागीरदारी सिस्टम और मानसाबदारी सिस्टम, इन्हीं दो सिस्टम पर पूरा का पूरा मिलिट्री स्ट्रेंथ डिपेंड किया हुआ था। तो जागीरदारी सिस्टम क्या है? इस जागीरदारी सिस्टम में होता यह था कि सोल्जर्स को कुछ जागीर और या तो लैंड दिया जाता था, उनका रखवाली करना पड़ता था सोल्जर्स को, और सोल्जर्स को ही उसके बदले में टैक्स देना पड़ता था। मतलब उनको एक प्रकार का लैंड ओनर बना दिया गया। और उसके बाद आया था मानसाबदारी सिस्टम। इसमें क्या हुआ कि हर एक सोल्जर को एक रैंक दिया गया, वो उस रैंक के मुताबिक उनको कुछ सोल्जर्स दिए गए, उनका भी रखवाली मतलब कि सोल्जर्स को करना पड़ा, आर्मी के लोगों को। जितना बड़ा मानसाब था, जितना बड़ा रैंक था, उतने ही ज़्यादा सोल्जर्स थे। नीदर द मुगल नेवी नॉर द मुगल आर्टिलरी वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज दैट ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स। मुगल नेवी और मुगल आर्टिलरी दोनों में से कोई भी इतना फॉरेन इन्वेडर्स जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था। नेवी मतलब तो नेवी है, नेवी हम लोग जानते ही है क्या है, और आर्टिलरी वो है मतलब कि वो part of the soldiers where they are used, cannons are used, then archers are used, like that. Those are used from far away, weapons that are used from far away. So, they failed to withstand the attacks of the foreign invaders. मतलब कि फॉरेन इन्वेडर्स के जो अटैक्स थे वो मुगल्स फेल टू विथस्टैंड देम, उनके सामने टिक नहीं पाए उन फॉरेन इन्वेडर्स के कारण। इनका स्टैंडिंग आर्मी बहुत ज़्यादा था, लेकिन इनके आर्टिलरी और नेवी उतना स्ट्रांग ना होने की वजह से वो उनको विथस्टैंड नहीं कर पाए। ओके, द नेग्लिजेंस ऑफ द मुगल रूलर्स वाज आल्सो वन ऑफ द कॉजेस। नेग्लिजेंस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज था, क्योंकि वो लग्जरियस लाइफ, औरंगजेब के सक्सेसर लग्जरियस स्टाइल में यूज टू हो गए, वो कुछ ध्यान ही नहीं दिए अपने किंगडम के बारे में, और उनका जो लग्जरियस लाइफ स्टाइल था, इसके कारण उनमें नेग्लिजेंस आया। वो नेग्लेक्ट करने लगे पूरा एम्पायर को, और उनके नेग्लिजेंस के वजह से मुगल ये जो सिस्टम था, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो एकदम फॉल कर गया। ओके, तो लास्ट जो पॉइंट है वो है फॉरेन इन्वेशन। इस फॉरेन इन्वेशन में क्या हुआ? द मुगल एम्पायर वाज फर्दर वीकेंड बाय कंटिन्यूअस फॉरेन रेड्स, स्पेशली बाय नादिर शाह। ओके, ये जो नाम है नादिर शाह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने 1739 में शाहजहां का जो पीक ऑफ थ्रोन था, जिसमें कोहिनूर था, उसको लेके पर्शिया चले गए। ये पर्शिया के रूलर थे। ओके, उन्होंने बहुत सारे रेड किए इंडिया में, लेकिन हरा नहीं पाए। उसके बाद आया अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ये कौन थे? ये नादिर शाह के सक्सेसर थे पर्शिया में। उन्होंने भी इंडिया को सेवरल टाइम, बहुत बार इन्वेड किया, लीडिंग अ डेथ ब्लो टू द ऑलरेडी क्रम्बलिंग मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जो खत्म होने ही वाला था, उसको एक डेथ ब्लो दे दिया और मतलब खत्म ही कर दिया। उन्होंने बहुत बार इन्वेड किया इंडिया में, और उनका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट था लाइफ में, वो था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1761 में हुआ था। इसमें क्या हुआ? मुगल एम्पायर के डिक्लाइन करने के बाद जो सबसे पावरफुल किंगडम था, वो था मराठा किंगडम। उन्होंने ही डिफीटेड द मराठास, मराठा किंगडम को डिफीट कर दिया, और कैप्चर्ड पंजाब, पंजाब के जो प्रोविंस था उसको भी कैप्चर कर लिया। मराठास को डिफीट कर दिया, पंजाब को कैप्चर कर लिया, और पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया 1767 तक उन्होंने कंट्रोल रखा। उनके डेथ तक, अहमद शाह अब्दाली के डेथ तक 1767 तक उन्होंने पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल रखा। उनके बाद 1767 के बाद यूरोपियन पावर जैसे कि डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, ऑब्वियसली ये जो लोग थे, इन्होंने भी इंडिया में इन्वेड करना शुरू कर दिया, एंड ग्रेजुअली अंडरमाइन द वंस माइटी एम्पायर, मतलब कि मुगल एम्पायर को एकदम से डिक्लाइन कर दिया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम।